आज मैं आपके सामने हाल ही में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ, जिसका नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा और IMDb रेटिंग तो आपने थंबनेल में देख ही ली होगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है चिदम्बरम नाम के एक CID इंस्पेक्टर से, जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है और इसी बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद सीन सीधे 5 साल बाद शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि चिदम्बरम अपने घर में सोया होता है और इतने में कोई उसके घर की घंटी बजाता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। फिर जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक लेडी डॉक्टर होती है, जो उससे अंदर आने के लिए पूछती है। अंदर आने के बाद वो डॉक्टर उससे कहती है कि सर, मैं आपकी रेगुलर डॉक्टर हूँ और पिछले 5 साल से आपका इलाज कर रही हूँ। 5 साल पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें आपको इंटरनल ब्रेन डैमेज की वजह से अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी हो गई। लेकिन पिछले कुछ समय से आप क्लिनिक पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए आज मुझे आना पड़ा। आगे वो कहती है कि सर, अब आपके पास सिर्फ 1 साल का वक्त है, उसके बाद आपकी मेमोरी पूरी तरह से लॉस हो जाएगी, इसीलिए आप काउंसलिंग सेशंस लेने मत छोड़िए। इससे आपका 1 साल का वक्त 6 महीने ज्यादा भी हो सकता है। ये सुनकर चिदम्बरम पूछता है कि मैडम, जब भी मैं सोता हूँ तो मेरे कानों में एक बच्ची की आवाज गूंजती रहती है। मुझे जानना है कि आखिर वो बच्ची कौन है। साथ ही मैं अपनी ड्यूटी भी फिर से ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन वो डॉक्टर कहती है कि उस एक्सीडेंट में आप बच गए, यही काफी है, और वैसे भी आपको अभी बेड रेस्ट की जरूरत है। अब डॉक्टर के जाने के बाद चिदम्बरम ये डिसाइड कर लेता है कि वो कैसे भी करके उस बच्ची के बारे में जानकर ही रहेगा, इससे पहले कि उसकी याददाश्त चली जाए। इसके बाद वो अपनी डेस्क में रखी पुरानी फाइल्स को खंगालने लगता है और इन्हीं फाइल्स में उसको द स्माइल मैन नाम की एक फाइल नजर आती है और हमें पता चलता है कि इसी केस के दौरान चिदम्बरम का एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल 5 साल पहले एक सीरियल किलर लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। वो पहले अपने विक्टिम्स को सिलेक्ट करके उनको किडनैप करता था और फिर बुरी तरह से टॉर्चर करके उनके शरीर का खून निकालकर उनके चेहरे का शेप एक स्माइली के जैसा बना देता था। इसके बाद वो लाश को किसी भी जगह पर फेंक दिया करता था। अब प्रेजेंट में चिदम्बरम अपनी बुक के लॉन्च पर जाता है, जो उसकी अपनी लाइफ पर बेस्ड होती है। इस बुक में वो उन सभी केसेस के बारे में भी लिखता है जो उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डील किए थे और इसीलिए उसमें द स्माइल मैन केस का भी जिक्र था। अब मीडिया इस पब्लिश इवेंट पर पहुंचती है, जहां कुछ रिपोर्टर्स चिदम्बरम से पूछते हैं कि सर, हमने आपकी किताब को पढ़ा, इसमें द स्माइल मैन का केस भी शामिल है। लेकिन सर, जहां तक हमें याद है, उस केस में आपके डिपार्टमेंट के वेंकटेश सर ने उस सीरियल किलर का एनकाउंटर किया था, जबकि आपने अपनी बुक में कहा है कि वो केस अनसॉल्व ही रह गया। तो सर, क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? अब ये सुनकर चिदम्बरम के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत याद करने की कोशिश करता है कि उस वक्त क्या हुआ था, पर उसे याद नहीं आता। इसी दौरान अब उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है, तो उसकी डॉक्टर उसको संभालती है और बाकी लोग मीडिया को देखते हैं। अब इस बीच अरविंद नाम का एक CBI ऑफिसर इससे मुलाकात करके अपने बारे में बताने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये अरविंद कोई और नहीं बल्कि उसी ऑफिसर वेंकटेश का बेटा है। अब असल में जब वेंकटेश ने उस सीरियल किलर का एनकाउंटर किया था, तो तब से लेकर अब तक वेंकटेश आज भी मिसिंग है। पुलिस ने काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वेंकटेश का कहीं कुछ पता नहीं चला। यही वजह थी कि उसका बेटा अरविंद अपने पिता के बारे में जानने के लिए ही कोयम्बटूर से चेन्नई ट्रांसफर होकर आता है। खैर, अब अरविंद चिदम्बरम को उसके घर ड्रॉप करने जाता है, तो रास्ते में वो पूछता है कि सर, मुझे आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में पता है, लेकिन फिर भी आप मुझे थोड़ा अच्छे से याद करके बताइए कि क्या आपको मेरे पिता के बारे में कुछ याद है, क्योंकि उनके मिस होने से पहले आप दोनों एक दूसरे से मिले थे और उस दिन आप दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी, तो वो क्या सब आपको याद है? तो चिदम्बरम उससे कहता है कि तुम अभी अभी ड्यूटी पर ज्वाइन हुए, ऊपर से मुझे ऐसे कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन मुझे यकीन है कि वक्त आने पर तुम पता लगा लोगे। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि चिदम्बरम चोरी चुपके वीरैया नाम के एक आदमी के घर पर जाता है, जो एक टाइम पर कोर्ट में पियून की नौकरी करता था। अब चिदम्बरम भी पुलिस वाला होने की वजह से पहले अक्सर कोर्ट जाता था, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। अब चिदम्बरम वीरैया से पूछता है कि तुमने तो कई सालों तक कोर्ट में काम किया है, तो क्या तुम मुझे ऐसे 4 क्रिमिनल्स के नाम बता सकते हो जो अपनी पावर की वजह से कोर्ट से रिहा हो गए? वीरैया ये सुनकर कहता है कि सर, मैं ऐसे 4 क्या 40 लोगों के नाम बता सकता हूँ। तो चिदम्बरम कहता है कि नहीं, सिर्फ मुझे 4 लोगों के नाम बताओ जो तुम्हें सबसे अच्छे से याद हो। तो इस तरह वीरैया चिदम्बरम को वो नाम बता देता है और चिदम्बरम उसे फिर से उन लोगों की लाइफ और बाकी डिटेल्स की कॉपी लाने को कहता है।
तो अब वीरैया जैसे तैसे उन 4 लोगों की फाइल लाकर चिदम्बरम को दे देता है, जिसके बाद चिदम्बरम अपनी केस स्टडी शुरू करता है। अब इसमें सबसे पहले क्रिमिनल का नाम होता है विनोद भंडारी, जिसने एक चिटफंड घोटाले में मिडिल क्लास लोगों को करोड़ों का चूना लगा दिया और फिर खुद पैसे के बल पर जेल से बाहर आ गया। फिर दूसरा क्रिमिनल है रवि, जिसने खुद अपनी बेटी को मार दिया और फिर कोर्ट में जाकर ये बयान दे दिया कि मेरी बेटी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। इसके बाद तीसरे क्रिमिनल का नाम है सेलवराज, जो नकली देसी शराब बनाता है और एक बार उस शराब से 40 लोग मर गए, तो ये फिर भी पैसे के बल पर रिहा होकर बाहर आ गया। और फाइनली चौथा क्रिमिनल होता है शक्ति, जो एक स्कूल का हेडमास्टर है। असल में ये हेडमास्टर अपने ही स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी से पेश आता था और इसी टॉर्चर की वजह से एक लड़की ने खुद को मार लिया और जब इस पर केस दर्ज हुआ तो ये भी कोर्ट से बच निकला। तो अब चिदम्बरम और वीरैया इन चारों क्रिमिनल्स को अच्छी तरह से फॉलो करने लगते हैं और चिदम्बरम इसके बदले वीरैया को पैसे की मदद करता है। लेकिन वीरैया को ये समझ में नहीं आता कि आखिर चिदम्बरम रैंडम लोगों की तहकीकात क्यों कर रहा है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है एक रात में, जब वो चौथा क्रिमिनल शक्ति काम करके वापस अपने घर पर जा रहा होता है। तभी रास्ते में हम देखते हैं कि एक मिनी ट्रक बहुत देर तक शक्ति को फॉलो करता है, जिसके बाद सुबह शक्ति की लाश वहीं के डस्टबिन में पाई जाती है। अब पुलिस और सीबीआई ऑफिसर्स वहां पहुंचकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, जिसमें अरविंद भी शामिल होता है। अब अरविंद की टीम उसे बताती है कि सर, यहाँ पर ना कोई फिंगरप्रिंट्स हैं और ना ही कोई ब्लड सैंपल, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि इसे किसी दूसरी जगह मारकर यहाँ पर डाल दिया गया है। तभी एक टीम मेंबर अरविंद से कहता है कि सर, 5 साल पहले भी ऐसी हत्याएं हुई थी, जिसमें लोगों को मारकर उनके चेहरे को स्माइली शेप दे दिया जाता था और सर ऐसा ही कुछ इस शक्ति के साथ भी हुआ है। ये सुनकर अरविंद जब शक्ति का फेस देखता है तो उसका दिमाग ठनक जाता है और वो फौरन अपने सीनियर को जाकर ये बात बताता है और कहता है कि सर, ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा मेरे पिताजी 5 साल पहले सॉल्व कर रहे थे और इस बीच वो गायब हो गए। सर, हो सकता है कि वो कातिल अभी भी जिंदा हो। तो ये सुनकर ऑफिसर कहता है कि अरविंद, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उस सीरियल किलर को तो तुम्हारे पिताजी ने ही एनकाउंटर करके मार दिया था, ये किसी और आदमी का काम हो सकता है। इस बीच वहाँ मौजूद अरविंद की एक लेडी टीम मेंबर कहती है, सर, हम एक काम करेंगे, 5 साल पहले जिन लोगों ने उस केस को डील किया था, हम उनको इस केस में दोबारा शामिल कर लेंगे, इससे हमें थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो अरविंद कहता है कि 5 साल पहले उस केस को डील करने वालों में से अब सिर्फ चिदम्बरम सर ही मौजूद हैं। तो इस तरह अब अरविंद परमिशन लेकर चिदम्बरम से इस केस की पूछताछ के लिए जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि चिदम्बरम अभी क्लिनिक गया है, इसीलिए वो भी क्लिनिक पहुँच जाता है। यहाँ चिदम्बरम उससे कहता है कि फिलहाल मैं जिस कंडीशन में हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे काफी सारी बातें ढंग से याद ही नहीं है। यहाँ डॉक्टर भी अरविंद को बताती है कि चिदम्बरम के पास लास्ट 1 साल का ही वक्त है, यानी 1 साल बाद उसकी याददाश्त पूरी तरीके से चली जाएगी। ये सुनकर अरविंद कहता है कि मैडम, ये केस सॉल्व होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें चिदम्बरम सर की जरूरत पड़ेगी। तो फाइनली डॉक्टर चिदम्बरम से कहती है कि सर, आप एक काम कीजिए, आप एक वॉइस रिकॉर्डर अपने पास रखिए और डेली जब भी आप कुछ काम करने जाओ या जिससे भी मिलो या आपको कभी भी कुछ भी याद आ जाए, तो आप उस बात को डिवाइस में रिकॉर्ड कर लेना, ताकि इससे अरविंद को मदद मिल सके। इस तरह फाइनली चिदम्बरम भी इसके लिए राजी हो जाता है और उस दिन से वॉइस रिकॉर्डर को अपने साथ लेकर घूमने लगता है और अपनी सारी जानने की चीजें रिकॉर्ड करने लगता है और दूसरे दिन से ही अपनी ड्यूटी वापस से ज्वाइन कर लेता है। अब उसी रात वीरैया चिदम्बरम को फोन करके कहता है कि सर, आपने कहा था ना कि उन चारों को फॉलो करते रहो, तो अब शॉकिंगली उनमें से उस शक्ति नाम के आदमी को किसी ने मार दिया है। ये सुनकर चिदम्बरम कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, इसलिए अब तुम एक काम करो, तुम ये नोटिस करो कि क्या उन चारों को तुम्हारे अलावा कोई दूसरा आदमी भी फॉलो कर रहा है। इसके बाद चिदम्बरम और अरविंद की टीम उस जगह जाते हैं जहाँ शक्ति की डेड बॉडी मिली थी। इस दौरान केस की फाइल को स्टडी करने के बाद चिदम्बरम अरविंद से कहता है कि ये कोई कॉपी कट किलर लगता है। ये सुनकर अरविंद कहता है कि सर, आपका कहना है कि ये कॉपी कट किलिंग्स है, लेकिन फॉरेंसिक की रिपोर्ट में ये बात पता चली है कि 5 साल पहले भी ऐसी ही हत्याएं हो रही थी और पैटर्न और स्टाइल के साथ साथ मारने का तरीका यही था। इसलिए सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो साइको किलर अभी भी जिंदा हो।
तो चिदम्बरम कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मारने का स्टाइल तो सेम ही है और ये बात मुझे भी पता है। लेकिन अगर ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम लोग पुराने केस को दोबारा से रेफर करते, पर अब ये चीज 5 साल बाद दोबारा हो रही है, तो अब हम लोग एक नए सिरे से इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये सुनकर अरविंद पूछता है कि सर, ये किलर जिंदा कैसे हो सकता है जब मेरे पिताजी ने उसे 5 साल पहले ही मार दिया है? ये एक तरीके का विरोधाभास है और मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा। तो चिदम्बरम कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन अभी जो है हमें उस पर काम करना चाहिए। अरविंद इसके लिए मान जाता है, लेकिन उसके मन में चिदम्बरम को लेकर शक पैदा हो जाता है कि वो जरूर कोई ना कोई बात तो छुपा रहा है। अब दूसरे दिन वीरैया चिदम्बरम के घर आकर उसको थैंक यू बोलता है, क्योंकि चिदम्बरम के पैसों की वजह से वीरैया ने अपनी पोती को अच्छे से कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया था। पर चिदम्बरम इस बीच वीरैया को डांटने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, चलो तुम फौरन चले जाओ और अपनी पोती से कहना कि वो मन लगाकर पढ़े। तो इस तरह से वो वीरैया को वहाँ से भेज देता है। फिर उसी दिन चिदम्बरम फॉरेंसिक डॉक्टर के पास जाकर केस की डिटेल्स पूछने लगता है। तो डॉक्टर उससे कहता है कि वो किलर बहुत ही चालाक है, उसके खिलाफ हमें एक भी सबूत नहीं मिला, उसके मारने का स्टाइल देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, उसे सबूत मिटाना अच्छी तरह से आता है। डॉक्टर आगे कहता है कि अभी तो मुझे यही पता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी पता चलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये सुनकर अब चिदम्बरम वहाँ से चला जाता है और अपने आप को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाते हुए केस की डिटेल्स पूछने लगता है। ये देखकर अब डॉक्टर कहता है कि ये क्या मजाक है, आप अभी अभी तो गए थे डिटेल्स लेकर, अब 5 मिनट में ही आपको केस की अपडेट्स कैसे दे सकता हूँ। ये सुनते ही चिदम्बरम समझ जाता है कि वो धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोता जा रहा है, इसीलिए अब वो थोड़ा सावधानी बरतते हुए केस में आगे बढ़ता है और अपनी वॉइस रिकॉर्डर डिवाइस को कहीं भी आने और जाने से पहले यूज करना शुरू कर देता है, ताकि वो हाल ही की कोई भी चीज ना भूले। खैर, अब दूसरे सीन में सारे न्यूज चैनल्स यही खबर चलाने लगते हैं कि 5 साल पहले द स्माइल मैन नाम का एक सीरियल किलर कुछ लोगों की हत्या कर रहा था, लेकिन उस वक्त के ऑफिसर वेंकटेश ने उस सीरियल किलर को एनकाउंटर करके मार दिया था। पर रिसेंटली दोबारा ऐसी हत्याएं होने लगी हैं। इसका मतलब वो सीरियल किलर अभी भी जिंदा है, और अगर ऐसा है तो फिर 5 साल पहले वेंकटेश ने किसको मारा था और वो खुद कहाँ गायब है। अब ये न्यूज सुनकर ऑफिसर अपने टीम मेंबर से कहता है कि न्यूज चैनल वालों को कोई दूसरा काम नहीं है, ये लोग बस अनाप शनाप बकते रहते हैं, इसलिए तुम जरा इन न्यूज चैनल्स पर ध्यान रखना कि बिना हमारी परमिशन के कोई भी न्यूज टेलीकास्ट ना हो। इसी बीच अचानक एक अनजान आदमी जोकर का कॉस्ट्यूम पहनकर सीआईडी ऑफिस आकर सरेंडर होने लगता है और कहता है कि आप जिस कातिल को ढूंढ रहे हैं वो सीरियल किलर मैं ही हूँ, इसलिए मुझे अरेस्ट कर लो। अब ये बात जब चिदम्बरम को पता चलती है तो वो ऑफिस आकर उस आदमी को ऑब्जर्व करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी टीम से कहता है कि ये आदमी असली कातिल नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दो। तो अरविंद पूछता है कि अरे सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये किलर नहीं है? वो किलर एक साइको है और पुलिस के सामने आने का जोखिम भी एक साइको ही ले सकता है, इसलिए हो सकता है कि ये वही किलर हो। तो चिदम्बरम उसे समझाता है कि ये आदमी बस अपना फेम बढ़ाने के लिए यहाँ आया है, जिससे कि इसे थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाए। और हाँ, तुमने ही मुझे इस केस में इन्वॉल्व किया था और अब तुम ही मेरी बात नहीं मान रहे। मैं आखिर तुमसे सीनियर हूँ, इसलिए केस को मेरे हिसाब से आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो मुझे इस केस से निकाल दो। वहीं दूसरी तरफ वीरैया बचे हुए तीनों लोगों में से जब किसी एक आदमी को फॉलो कर रहा होता है तो हम देखते हैं कि वही मिनी ट्रक जो पिछली बार शक्ति का पीछा कर रहा था वो इस बार वीरैया को फॉलो कर रहा होता है, और खुद वीरैया भी इस चीज को नोटिस कर लेता है और चुपचाप अपने घर वापस आकर दरवाजा बंद कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद कोई आदमी उसका दरवाजा खटखटाने लगता है, इसीलिए वीरैया पहले दरवाजे के पास जाकर बिना दरवाजा खोले पूछता है कि कौन है भाई। तो उस तरफ से वो अनजान आदमी कहता है कि अरे मैं हूँ चिदम्बरम, दरवाजा खोलो। लेकिन वीरैया को वो आवाज कुछ अजीब सी लगती है, इसीलिए वो फौरन चिदम्बरम को कॉल करके उससे पूछता है कि सर, क्या आप मेरे घर के बाहर हैं? तो चिदम्बरम कहता है कि नहीं, क्यों, क्या हुआ? ये सुनकर वीरैया के पसीने छूट जाते हैं और वो फौरन चिदम्बरम को बताता है कि कोई अनजान आदमी मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा है और आपका नाम बोल रहा है। ये सुनकर चिदम्बरम के होश उड़ जाते हैं और वो उससे कहता है कि तुम दरवाजा मत खोलना, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन इतने में वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर ही आ जाता है। इसके बाद इन दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है और ये सब फोन पर सुनकर चिदम्बरम फौरन वीरैया के घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन रास्ता भूलने की वजह से वो काफी देर इधर उधर भटकता रहता है, पर फिर भी वो जैसे तैसे याद करके फाइनली वीरैया के घर पर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही वो दरवाजा ओपन करता है और वीरैया को आवाज देता है, लेकिन तभी वहां मौजूद एक अनजान आदमी उससे कहता है कि
कि यहाँ कोई वीरैया नहीं रहता, जिसे सुनकर चिदम्बरम वापस अपनी कार की तरफ लौट आता है। फिर कार में बैठते ही वो अपनी वॉइस सुनता है, जो वो हर बार आने जाने पर रिकॉर्ड किया करता था, और उसे सुनते ही वो समझ जाता है कि वो असल में वीरैया का ही घर था, और वो आदमी शायद वही आदमी था जिसकी वजह से वीरैया ने उसे कॉल किया था। इसलिए अब चिदम्बरम वापस वीरैया के घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि ना तो वहाँ वीरैया मौजूद है और ना ही वो आदमी जिसने उसको मना किया था। अब चिदम्बरम समझ जाता है कि इस वक्त वीरैया की जान खतरे में है, इसलिए वो फौरन अरविंद को कॉल करके कहता है कि मुझे लीड मिली है कि वो किलर एक और आदमी को मारने वाला है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो तुम एक काम करो, हर चौराहे पर वाहनों की चेकिंग करवाओ। तो ये सुनते ही अरविंद फौरन एक चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा देता है, जिसके बाद पुलिस वाले हर आती जाती गाड़ियों की तलाशी लेने लगते हैं। और एट द सेम टाइम चिदम्बरम भी किसी ब्रिज के पास बैठकर वीरैया के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उस ब्रिज के नीचे एक ऑटो वाला आकर रुकता है और अपने ऑटो से किसी आदमी को नीचे डालकर वहां से भाग जाता है। लेकिन साथ में ये सब एक पुलिस वाला भी नोटिस कर लेता है, इसलिए वो फौरन अपनी टीम को ये खबर दे देता है, जिसके बाद अगले चौराहे पर उस ऑटो वाले को पकड़ लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस उस फेंके हुए आदमी को देखती है तो वो असल में कोई और नहीं बल्कि वीरैया होता है, जिसकी मौत हो चुकी थी। इस तरफ ब्रिज के ऊपर चिदम्बरम के सामने से एक मिनी ट्रक गुजरने लगता है। तभी चिदम्बरम को याद आता है कि वीरैया ने फोन पर किसी मिनी ट्रक के बारे में भी बताया था जो उसका पीछा कर रहा था, इसीलिए शक होने पर वो उस ड्राइवर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। इससे चिदम्बरम का शक यकीन में बदल जाता है और वो फौरन पुलिस वालों को वहाँ पर बुलाता है। लेकिन उस वक्त वो लोग दूसरी तरफ उस ऑटो वाले में बिजी होते हैं, इसीलिए कोई भी चिदम्बरम के पास टाइम से नहीं पहुँच पाता। वहीं जब चिदम्बरम को वीरैया की मौत के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वीरैया उसकी पूरी मदद कर रहा था और अब उसे लग रहा था कि मेरी वजह से ही उसकी जान गई है। अब अगले दिन सीआईडी वाले उस ऑटो वाले को इंटेरोगेट करने लगते हैं, तो वो ऑटो वाला रोते हुए यही कहता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता और मैंने उस आदमी को नहीं मारा। वो बताता है कि सर जब मैं किसी पैसेंजर को ड्रॉप करके वापस अपने घर जा रहा था तो तबीयत खराब होने की वजह से मुझे थोड़ी वोमिटिंग आने लगी, इसलिए मैं अपने ऑटो को साइड में लगाकर वहाँ रुककर रिलैक्स करने लगा। लेकिन तभी उसी रास्ते से एक मिनी ट्रक गुजरने लगा जो शायद मच्छर मारने वाली दवा छिड़क रहा था और इसीलिए वहाँ बहुत धुआंसा हो रहा था। फिर तबीयत की खराबी की वजह से मैं उस धुएं से दूर होने के लिए ऑटो से निकलकर थोड़ा दूर चला गया और फिर जब वो धुआं कम हुआ तो मैं वापस ऑटो में आकर बैठ गया। लेकिन जब मैंने पीछे वाली सीट पर देखा तो उस पर उस आदमी की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर मैं बहुत डर गया और इसीलिए मैंने सुनसान जगह पर जाकर उस लाश को वहाँ डाल दिया। पर तभी अगले चौराहे पर आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। इसके बाद जब सीआईडी उस रास्ते की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि उस ऑटो ड्राइवर ने जो कहा वो असल में सच है। इस बीच चिदम्बरम अरविंद को साइड में बुलाकर उससे कहता है कि कल रात मेरी आंखों के सामने से ही वो सीरियल किलर गुजरा था और मैंने तुम लोगों को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन कोई भी वहाँ पर समय से नहीं पहुँचा। ये सुनकर अरविंद पहले तो उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि सर आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है और चिदम्बरम से पूछता है कि सर आपको कैसे पता कि उस मिनी ट्रक में वो किलर ही था? हो सकता है कि वो कोई आम मिनी ट्रक वाला हो जिसको लगा कि आप किसी वजह से रात में उसका ट्रक रोक रहे हैं, इसीलिए उसने डरकर गाड़ी ना रोकी हो। और सर दूसरी बात, आपने कहा था कि आपको एक लीड मिली है कि किलर एक आदमी को मारने वाला है और सर एक आदमी मारा भी गया जिसका नाम वीरैया है, लेकिन आपको ये लीड किसने दी, क्या मैं जान सकता हूँ? तो ये सुनकर चिदम्बरम कहता है कि मेरे कुछ पुराने खबरी हैं जो मुझे ये खबर देते रहते हैं, मैं ऐसे किसी का नाम नहीं बता सकता और चलो अब मुझे जाने दो, मुझे और भी काम है वरना मैं भूल जाऊंगा। अब इसके बाद अरविंद और उसकी टीम वीरैया की पोती से पूछताछ करने जाते हैं तो वो उनसे कहती है कि सर मैंने दादाजी के मरने के बाद उनकी अलमारी में एक फाइल और कुछ पैसे देखे थे, लेकिन वो सब कहां से आए ये मुझे नहीं पता। इस तरह वो उन फाइल्स और पैसों को अरविंद को लाकर दिखाती है। यहाँ उस फाइल को ओपन करने पर अरविंद शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि रिसेंटली जो शक्ति नाम का हेडमास्टर मरा था उसकी फोटो इस फाइल में मौजूद होती है। अरविंद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वीरैया के पास इस शक्ति की डिटेल्स कैसे आई और ये इसका क्या कर रहा था। तभी वो इस बारे में जानने के लिए वीरैया की कॉल डिटेल्स चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वीरैया ने उस रात कत्ल से पहले चिदम्बरम सर को फोन किया था। अब ये देखते ही अरविंद के तो होश ही उड़ जाते हैं कि आखिर इस आदमी का चिदम्बरम सर से क्या लेना देना है। अब वो सोचता है कि सर ने बोला था कि एक आदमी का मर्डर होने वाला है, लेकिन अगर वो जानते थे कि वो आदमी वीरैया ही है
तो आखिर उन्होंने ये बात टीम को क्यों नहीं बताई। इसीलिए अब वो फौरन चिदम्बरम के पास आकर उससे अकेले में इस बारे में पूछने लगता है। वो कहता है कि आज आपको मुझे सच बताना ही होगा। मुझे शक है कि आपको वो सब याद है या याद आ गया है, लेकिन आप मुझसे छुपा रहे हैं। 5 साल पहले अगर मेरे पिताजी ने उस सीरियल किलर को मार दिया था तो आजकल ये किलिंग्स कौन कर रहा है, और आप टीम के साथ होने के बाद भी अलग से इस केस की इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का राज क्या है। तो फाइनली अब चिदम्बरम अरविंद को कुछ बातें बताता है और सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि चिदम्बरम अपनी सर्विस के दौरान अरविंद के फादर वेंकटेश के साथ बहुत ही क्लोज था। हालांकि वेंकटेश उससे बहुत ही सीनियर था, लेकिन फिर भी ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अब कुछ दिनों बाद जब वेंकटेश रिटायर होने वाला होता है तो इस बीच उसके सीनियर्स उसको उस सीरियल किलर का केस सौंपने लगते हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि वेंकटेश ने अपनी सर्विस के दौरान सारे केसेस सॉल्व किए होते हैं। आज तक का एक भी केस उससे अनसॉल्व नहीं रहा था। वेंकटेश को वो केस लेने का मन नहीं होता, लेकिन आखिर में वो उस केस को ले लेता है और जैसा कि सभी को उम्मीद थी वो उस केस को सॉल्व कर देता है और उस सीरियल किलर का एनकाउंटर कर देता है। अब ये सुनकर चिदम्बरम भी खुश हो जाता है और लोगों और मीडिया के बीच वेंकटेश का नाम छा जाता है। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद एक अनजान औरत चिदम्बरम के घर आकर कहती है कि सर, मैं और मेरा पति छोटे मोटे काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इस बीच कुछ दिन पहले वेंकटेश सर हमारे घर आए थे और उन्होंने मेरे पति को 15 लाख रुपए देकर कहा था कि तुम मेरे एक केस में सरेंडर हो जाओ, बाद में मैं तुम्हें निकलवा लूंगा और इस काम के लिए ये पैसे रख लो। लेकिन सर जैसे ही मेरे पति ने सरेंडर किया, वेंकटेश सर ने उनको मार दिया और जब मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि तुम्हारा पति ही वो सीरियल किलर था। लेकिन सर ऐसा नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आप प्लीज कुछ कीजिए और ये पैसे वापस उन्हें दे दीजिए। ये सब सुनकर चिदम्बरम एकदम से शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है कि ये पैसे तुम खुद ही रख लो, मैं तुम्हारे पति को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। तो इस तरह से वो उसी रात वेंकटेश के पास जाकर उससे इसी बारे में पूछता है कि सर, आपने क्यों एक इनोसेंट आदमी को एनकाउंटर करके मार दिया। वेंकटेश कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है चिदम्बरम, वो ही असली सीरियल किलर था। लेकिन चिदम्बरम कहता है कि सर, मुझे बेवकूफ मत समझिए, मैं भी इसी पेशे में हूँ। आपने उस आदमी की वाइफ को 15 लाख रुपए दिए तो वो किस लिए थे। ये सुनकर वेंकटेश समझ जाता है कि चिदम्बरम को सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो ये सब एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि अच्छा तुम ही बताओ, आखिर मैं क्या करता। तुम जानते हो ना मेरे रिकॉर्ड के बारे में, मैंने हर केस को सॉल्व किया, इसीलिए अब मैं रिटायर होने से पहले ये चाहता था कि मेरे करियर में ऐसा एक भी केस ना हो जो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँ, जबकि ये केस सॉल्व होने में टाइम ले रहा था और मेरा रिटायरमेंट नजदीक आ रहा था, इसलिए मुझे उस आदमी को बकरा बनाना पड़ा। तुम अभी नहीं समझोगे, ये सब करना पड़ता है चिदम्बरम। अब चिदम्बरम जूनियर होने की वजह से फिलहाल कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो कुछ भी करता तो उसकी खबर डिपार्टमेंट को लग जाती और फिर वेंकटेश को। इसलिए वो थोड़ा सोचने के लिए टाइम लेता है और वेंकटेश के रिटायरमेंट तक का वेट करता है ताकि वो उसके बाद डिपार्टमेंट को इन्फ्लुएंस ना कर सके। इसके बाद रिटायरमेंट होते ही वेंकटेश सभी को फंक्शन में इनवाइट करता है जिसमें चिदम्बरम भी मौजूद होता है। अब थोड़ी देर बाद वेंकटेश चिदम्बरम के पास आकर कहता है कि चिदम्बरम, अभी थोड़ी देर पहले उस सीरियल किलर का मुझे कॉल आया था। वो कह रहा है कि तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन मैं फिर भी एक और हत्या करके सभी को साबित कर दूंगा कि इन मौतों का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। वेंकटेश कहता है कि चलो चिदम्बरम, यही मौका है, हम दोनों उसको मिलकर पकड़ सकते हैं। चिदम्बरम फौरन इसके लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद ये दोनों अपनी गन्स लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जिसके बारे में वेंकटेश ने बताया था। लेकिन वहां पहुंचते ही चिदम्बरम को असली सच पता चलता है और उसके होश उड़ जाते हैं। असल में ये सब वेंकटेश का ही एक प्लान था, क्योंकि चिदम्बरम को वेंकटेश का सच पता था और वो कभी भी ये बात डिपार्टमेंट में लीक कर सकता था, इसलिए वेंकटेश ने उसको मारने का प्लान बनाकर ही उसे यहाँ बुलाया था। अब यहाँ दोनों के बीच तगड़ी हाथापाई होती है और इसी बीच अचानक एक अनजान आदमी दूर से वेंकटेश पर गोली चला देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर चिदम्बरम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अब ये तीसरा आदमी कौन है, कहीं ये वो किलर तो नहीं। ये जानने के लिए वो इधर उधर देखता है तो उसे एक मिनी ट्रक वहाँ से गुजरता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद चिदम्बरम फौरन उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन उसी वक्त उसकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद वो अपनी याददाश्त खो देता है। फिर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट से रिकवर होने के बाद वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो और वेंकटेश आखिरी बार मिले थे, लेकिन वहाँ वेंकटेश से जुड़ा कोई सबूत तक नहीं होता और दूसरों से उसे ये पता चल चुका
लिखा था कि वेंकटेश उस रात से गायब है। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है तो अरविंद अफसोस करते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि मेरे पिताजी बहुत ही सिंसियर ऑफिसर थे, लेकिन अपनी इमेज के लिए वो एक इनोसेंट आदमी को मार सकते हैं, ये मैं कभी नहीं सोच सकता था। अब आगे अरविंद कहता है कि सर, अब वो सीरियल किलर नेक्स्ट किसको मारना चाहता है आपको तो अंदाजा होगा, क्योंकि आपने कुछ लोगों की फाइल बनाई है ना। तो ये सुनकर चिदम्बरम कहता है कि मुझे नहीं पता अरविंद कि वो किसको मारेगा, तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। खैर, इसके बाद अरविंद चिदम्बरम से थोड़ा खफा हो जाता है, क्योंकि फाइल वाली बात के बारे में चिदम्बरम उसे कोई जवाब नहीं देता, जबकि फाइल में मौजूद आदमी शक्ति और वीरैया की मौत हो चुकी थी। अरविंद समझ जाता है कि चिदम्बरम का जरूर कोई ना कोई लेना देना इन लोगों से है, इसलिए वो अपनी टीम के पास आकर कहता है कि आज के बाद से इस केस में चिदम्बरम सर मौजूद नहीं होंगे, हमें ये केस अपने हिसाब से चलाना होगा। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम लोग चिदम्बरम सर के पास्ट के बारे में भी पता करें, क्योंकि मुझे लगता है कि सीरियल किलर और उनका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इस तरह से अरविंद और उसकी टीम अब पुराने केसेस की फाइल्स को खंगालने लगते हैं और चिदम्बरम के बारे में भी जानकारी लेना शुरू कर देते हैं कि शायद उन्हें कुछ लीड मिल जाए। और इसी बीच उन्हें एक बात पता चलती है कि असल में चिदम्बरम कुछ साल पहले एक नर्स के साथ शादी करने वाला था और उस नर्स की ऑलरेडी एक बेटी थी। हैरानी की बात ये थी कि जिन लोगों को उस सीरियल किलर ने मारा था उसमें वो बच्ची भी शामिल थी। इसके अलावा एक बात और थी कि वो सभी हत्याएं चिदम्बरम के आसपास ही हो रही थी। साथ ही साथ अरविंद ये भी नोटिस करता है कि जब चिदम्बरम सर्विस पर था तो उस वक्त सीरियल किलर लोगों को मार रहा था, लेकिन जब चिदम्बरम का एक्सीडेंट हुआ तो अचानक वो किलिंग्स भी रुक गई। और अब जब 5 साल बाद वो रिकवर होकर ड्यूटी पर ज्वाइन हुआ तो ये सिलसिला दोबारा से चलने लगा। इसीलिए वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि हमें चिदम्बरम सर को हाउस अरेस्ट करना होगा, तभी सच सामने आ सकता है। अब ये सुनकर उसकी असिस्टेंट मीरा और अरविंद चिदम्बरम के घर जाकर उसको हाउस अरेस्ट करते हुए पूछने लगते हैं कि बताइए सर, ये सीरियल किलिंग्स आपके आसपास ही क्यों हो रही हैं? इनका आपसे क्या कनेक्शन है? तो चिदम्बरम कहता है कि तुम लोगों ने ये जानने में देर जरूर लगा दी, लेकिन आखिरकार तुम भी इस मोड़ पर आ गए। यही वजह है कि मैं किसी से मिलता नहीं, क्योंकि मुझे पहले भी इसी बात पर शक था कि मेरे आसपास ही ये मर्डर्स क्यों हो रहे हैं। इसलिए मैंने बाद में कंफर्मेशन के लिए वीरैया से मुलाकात करके रैंडम 4 क्रिमिनल्स के नाम हासिल कर लिए और फिर उनसे मैंने अच्छी खासी दोस्ती कर ली। और इसी बीच उस सीरियल किलर ने उन चारों में से एक आदमी शक्ति को मार दिया, और वो भी बिल्कुल सेम पैटर्न में। और उसके बाद में कंफर्म हो गया कि उस किलर का और मेरा कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। मैंने बहुत याद करने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे याद नहीं आया। हाँ, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि मैं जिस किसी से मुलाकात करता हूँ वो सीरियल किलर उन लोगों को मार देता है, और इसी वजह से वीरैया भी मारा गया। वो गलती से मेरे घर आया था और मैंने उसको लौटा दिया, लेकिन उस किलर ने उसे भी मार दिया। यही वजह है कि मैं केस को अपने हिसाब से डील कर रहा हूँ, ताकि तुम लोगों की जान को खतरा ना हो। वहीं दूसरी तरफ अरविंद एक हॉस्पिटल में आकर उस नर्स के बारे में इंक्वायरी करने लगता है जिससे चिदम्बरम की शादी होने वाली थी। यहाँ एक आदमी उससे कहता है कि सर, इस चित्रा के बारे में प्रभु नाम का एक आदमी अच्छे से जानता है और उस मॉर्चरी रूम में मिलेगा। तो अब अरविंद उस रूम में जाकर प्रभु से मुलाकात करके चित्रा के बारे में पूछता है। तो प्रभु कहता है कि सर, मैं तो उससे उसकी मौत से कुछ हफ्तों पहले मिला था, वो मेरी बहन जैसी थी, बाकी इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सुना उस किलर ने उसकी बेटी को मार दिया, उसके साथ बहुत बुरा हुआ सर। इस तरह अरविंद को यहाँ से कुछ खास पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ जब चिदम्बरम कुछ फाइल्स को ढूंढ रहा होता है तो इन्हीं फाइल्स में उसे एक फोटो नजर आती है, और उस फोटो को देखकर उसे कुछ याद आता है, जिससे वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि ये फोटो किसी और की नहीं बल्कि उसी औरत की होती है जिस औरत के पति ने वेंकटेश को मार दिया था। अब चिदम्बरम को याद आता है कि रिसेंटली वो इस औरत से भी मिला था, यानी वो किलर अब इस औरत को मारने आएगा। यही सोचकर वो फौरन उस औरत के पास जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही वो किलर अपने ट्रक से उस औरत को मार देता है, और इसके बाद वो ट्रक के जरिए चिदम्बरम को भी उसकी ही कार में लॉक कर देता है। लेकिन इसी बीच चिदम्बरम की नजर उस ट्रक को चला रहे आदमी पर पड़ती है, जो असल में वही मॉर्चरी रूम वाला प्रभु था। अब दूसरे दिन जब अरविंद अपने घर आता है तो उस औरत की लाश वहाँ लटक रही होती है, और उसके गले में एक नोट भी होता है कि मैं एक और मर्डर करने वाला हूँ, रोक सको तो रोक लो। अब ये बात जब मीडिया वालों को पता चलती है तो मीडिया वाले सीआईडी ऑफिसर से बहुत सारे सवाल करने लगते हैं कि जब वो किलर 5 साल पहले मारा गया तो अब
ये आदमी कौन है या फिर पुलिस ने उस वक्त झूठ बोला था। वहीं दूसरी तरफ वो प्रभु चोरी चुपके चिदम्बरम के घर उसको मारने के लिए आता है, क्योंकि उसने उसका चेहरा देख लिया था। लेकिन चिदम्बरम भी पूरी तरह से तैयार था और जानता था कि प्रभु वहाँ जरूर आएगा। अब यहाँ काफी मारपीट होने के बाद चिदम्बरम प्रभु से पूछता है कि बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो और मेरा और तुम्हारा क्या कनेक्शन है। तो अब फाइनली प्रभु उसे सब कुछ रिवील करने लगता है, जहाँ से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि प्रभु के मॉर्चरी रूम में काम करने की वजह से कोई उसके साथ बात नहीं करता था और इस काम की वजह से कोई उसका दोस्त भी नहीं बनता था, क्योंकि वो दिन रात मुर्दों के बीच जो रहता था जिसे लोग टैबू समझते थे। इसलिए अब प्रभु अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में आ गया और एक साइकोपैथ बन गया। इसलिए इसके बाद जो कोई भी आदमी उससे ठीक से बात नहीं करता, उसे इग्नोर करता है या उस पर हंसता है, तो वो उन लोगों को किडनैप करके मार देता है और उनके फेस पर स्माइली शेप बना देता है। लेकिन इसी बीच हॉस्पिटल में एक दिन चित्रा नाम की नर्स प्रभु से मिलती है और बातों ही बातों में उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। यहाँ से दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है और प्रभु के अंदर काफी बदलाव आ जाते हैं। अब प्रभु चित्रा को लाइक करने लगता है और एक दिन फाइनली उसको शादी के लिए पूछता है। अब चित्रा उससे कहती है कि देखो प्रभु, मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मेरी एक बेटी भी है, इसीलिए अगर वो तुम्हें पसंद करेगी तो हम शादी कर लेंगे। तो उस दिन के बाद से प्रभु चित्रा की बेटी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि चित्रा के घर के पास में ही चिदम्बरम रहता है और चिदम्बरम और चित्रा की बेटी के बीच बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती होती है। वो चिदम्बरम को देखकर बहुत खुश होती है और उसके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करती है और ये चीजें देखकर प्रभु को बहुत गुस्सा आता है। फिर एक दिन चित्रा की बेटी चित्रा से कहती है कि माँ, तुम चिदम्बरम अंकल से शादी कर लो ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो सामने बैठा प्रभु ये सुनते ही बौखला जाता है। फिर एक दिन जब चित्रा अपने घर में मौजूद नहीं होती तो प्रभु वहाँ आकर उसकी बेटी के साथ बात करने की कोशिश करता है कि बेटा, तुम क्यों मुझे लाइक नहीं करती, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अब वो बच्ची उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसको थोड़ा इग्नोर करने लगती है, जिससे प्रभु का वो साइकोपैथ रवैया फिर से शुरू हो जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है, जिस वजह से वो बच्ची काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर प्रभु भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और इसी बीच अचानक उसी रास्ते से चिदम्बरम गुजर रहा होता है, जिसे देखकर वो बच्ची उसे बुलाने लगती है कि अंकल मुझे बचा लो। पर तभी प्रभु बच्ची का मुंह बंद कर देता है और चिदम्बरम को पीछे पलटकर देखने पर कोई भी नहीं दिखता। वो सोचता है कि ये उसका वहम होगा और फिर उसके जाते ही प्रभु ये नोटिस करता है कि उसके टाइटली पकड़ने की वजह से वो बच्ची अब मर चुकी है। ये देखकर प्रभु पहले रोता है और फिर थोड़ी देर में हंसने लगता है। इसके बाद वो उस बच्ची के चेहरे पर स्माइली फेस बनाकर उसे किसी जगह पर फेंक देता है, ताकि शहर में सभी ये समझे कि उसे सीरियल किलर ने मारा है। उसे लगता है कि अब बच्ची नहीं है तो चित्रा उससे आसानी से शादी कर लेगी। लेकिन अगले ही दिन जब वो उसके घर जाता है तो वहाँ चित्रा अपने आप को पहले ही मार चुकी होती है। अब ये देखते ही प्रभु और शॉक्ड हो जाता है और उसके ऊपर फिर से साइकोपन सवार हो जाता है। इस सब के लिए वो चिदम्बरम को दोषी मानने लगता है। इसीलिए अब वो डिसाइड करता है कि जब चिदम्बरम की वजह से चित्रा उसके साथ नहीं रही तो वो अब किसी भी आदमी को चिदम्बरम के साथ नहीं रहने देगा। और इसी तरह वो एक के बाद एक उन लोगों को मारता चला गया जो चिदम्बरम से जुड़े हुए थे। अब प्रेजेंट में ये सुनकर चिदम्बरम के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इस बीच मौका पाकर प्रभु उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। यहाँ से चिदम्बरम को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहाँ होश में आने के बाद वो अपना ऑडियो डिवाइस लेकर सुनने लगता है, क्योंकि प्रभु के आने से पहले उसने उसमें रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। तो इस तरह उसे फिर से सब याद आ जाता है और वो फौरन वहाँ से मॉर्चरी की तरफ निकल जाता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत होती है कि उसे प्रभु का चेहरा याद नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ प्रभु मॉर्चरी में बहुत खुश होता है कि चिदम्बरम को अब कुछ भी याद नहीं होगा, वो सब कुछ भूल चुका होगा। लेकिन तभी चिदम्बरम पता करते हुए प्रभु के बारे में जान लेता है और वहीं मॉर्चरी में आकर उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। फिर अगले ही दिन हम देखते हैं कि सीआईडी वाले मीडिया के सामने आकर सारी चीजें बताने लगते हैं कि अब असली किलर मर चुका है और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि चिदम्बरम है। वहीं दूसरे सीन में हमें चिदम्बरम को दिखाया जाता है जो अब अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका है और उसे किसी रिहैब सेंटर में रखा होता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।